हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रेम खाते न्यूरोलॉजिस्ट एंड कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन। आज का भी हमारा ये वीडियो प्रीमेच्योर शिशु के इलाज से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग यह बात करेंगे कि अगर शिशु समय से पहले पैदा हो जाता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अर्थात जटिलताएं आने की संभावना बनी हुई रहती है। फिर बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि मेरे शिशु को क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बना के आपको पूरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं। वीडियो चालू करने के पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिशु जितने जल्दी पैदा होता है उतना ही उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बनी हुई रहती है। दूसरा कि शिशु को प्रीमेच्योर शिशु को एनआईसीयू में क्या क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की गई है उसके आधार पर भी कॉम्प्लिकेशन की संभावना बनी हुई रहती है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो में जो बताया कि सभी कॉम्प्लिकेशन बच्चे को होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सब संभावना बनी होती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्रीमेच्योर शिशु। शिशु जितना जल्दी पैदा होता है उसमें जो है उसके आर्गन उसके अंग जो है उतने ही कमजोर रहते हैं और साथ में उस अंगों की कार्यप्रणाली भी कमजोर रहती है, अर्थात स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इमेच्योरिटी दोनों ही इमेच्योरिटी इसमें बनी हुई रहती है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन की संभावना रहती है। शिशु जितना जल्दी पैदा होता है उतने ही उसके आर्गन अर्थात जो है फेफड़ा, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी, ब्रेन, आंखें, ये सब सिस्टम जो है बिल्कुल कमजोर रहते हैं, तो इससे इस आर्गन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की संभावना रहती है। पैदा होते साथ ही सबसे पहला जो मेजर कॉम्प्लिकेशन रहता है वो लंग्स रिलेटेड फेफड़ों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहता है, क्योंकि प्री मेच्योर शिशु के जो है फेफड़े अच्छी तरीके से विकसित नहीं रहते हैं। नॉर्मली जो फेफड़े का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है उसे कहते हैं लोग एल्वेओलाई, एयर सेक्स, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एयर सेक्स जो रहते हैं एल्वेओलाई वो 28 वीक के बाद नेचुरली डेवलप हो जाते हैं। नॉर्मली जो है अगर ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जाने के लिए एयर सेक का ओपन रहना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए क्या होता है कि एक जो है केमिकल रहता है फैटी केमिकल, जिसे कहते हैं लोग सर्फेक्टेंट, जो नॉर्मल लंग्स में 32 वीक के बाद में बनना चालू होता है और धीरे धीरे बनते रहता है 35-36 वीक तक जो सर्फेक्टेंट बनते रहता है। अगर शिशु समय से पहले पैदा हो जाता है उसमें सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, एयर सेक जो है क्लोज रहते हैं, एल्वेओलाई क्लोज हो जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन बराबर ट्रांसफर नहीं पाती और बहुत सारे बच्चे को पैदा होते साथ ही सांस की तकलीफ होती है। इस सांस की तकलीफ को हम लोग कहते हैं RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हायरिंग मेम्ब्रेन डिजीज। नॉर्मली जो है इलाज डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को सांस की तकलीफ है तो उसको जो है हम लोग आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देते हैं लंग्स में, CPAP मशीन लगाई जाती है, मीटर लगाया जाता है और बहुत सारे बच्चे जो इलाज के बाद में ठीक भी हो जाते हैं। अगर डिलीवरी के पहले शिशु की जो डिलीवरी जो है समय से पहले होने वाली है और डिलीवरी के पहले अगर मदर को हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है और बहुत सारे बच्चे को जो है पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ नहीं होती, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो मेजर लंग्स से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम इसे कहते हैं एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। नॉर्मली ब्रेन का वो हिस्सा जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, वो अच्छे से डेवलप नहीं पाता है। तो क्या होता है बच्चे जो ब्रीथ होल्ड करते हैं इसे कहते हैं एपनिया। अगर ये 20 सेकंड के ऊपर ब्रीथ होल्ड कर रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी का ऑक्सीजन और हार्ट रेट गिरना चालू हो जाता है। उस ऐसे समय शिशु को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली मेडिकेशन या CPAP मशीन से बच्चे ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली जो बच्चे 34 वीक के पहले पैदा होते हैं उसमें एपनिया होने की संभावना रहती है। 36-37 वीक तक एपनिया चला जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में 44-45 हफ्ते तक भी एपनिया बना हुआ रहता है और एपनिया जनरली हमें पहले हफ्ते के अंदर ही दिख पड़ता है। तीसरा जो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसे कहते हैं हम लोग क्रोनिक लंग डिजीज और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। नॉर्मल जो बच्चे बहुत ही प्रीमेच्योर होते हैं, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बच्चे जो 24 से 28 वीक के बच्चे पैदा होते हैं, जिनको पैदा होते साथ ही सांस की तकलीफें, ऑक्सीजन लगाया है, वेंटिलेटर लगाया गया है, तो इन जो शिशु के जो लंग्स होते हैं बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डैमेज हो जाती है और स्कारिंग हो जाती है, इसलिए इसे क्रोनिक लंग डिजीज हो जाती है। ऐसे बच्चों को बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर लगता है, काफ़ी बार बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लगता है। काफ़ी सारे बच्चे 35-36 के बाद में ट्रीटमेंट के द्वारा जो उनका वेट गेन होता है तो ठीक हो जाते हैं, इस कंडीशन से बाहर निकल आ पाते हैं। काफ़ी बार बच्चे को डिस्चार्ज के बाद में घर में भी ऑक्सीजन लगा रहता है, कुछ बच्चे को 3 महीने 6 महीने धीरे धीरे काफ़ी सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हार्ट में क्या प्रॉब्लम आती है ना, जनरली ये प्रॉब्लम दूसरे तीसरे चौथे दिन ही दिख पड़ती है। हार्ट में एक मेजर नली होती है, इसका नाम होता है मेजर नस PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। जो हार्ट से जो मेजर दो नलियां होती हैं, नसेस होती है, एक को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी जिसको लंग से ब्लड सप्लाई होता है, राइट साइड से निकलती, और लेफ्ट साइड से निकलता है उसको एरोटा कहते हैं, जिससे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नॉर्मली अगर शिशु पूरे 9 महीने पैदा होता है तो PDA पैदा होने के बाद तुरंत अपने आप क्लोज हो जाती है, लेकिन शिशु समय से पहले पैदा हुआ तो PDA ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या एक्सेस ब्लड फ्लो, लंग को एक्सेस ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। काफ़ी बार इलाज के बाद में बहुत सारे बच्चों को मेडिकेशन दी जाती है, उससे ठीक हो जाते हैं,
लेकिन अगर पीटी का साइज बहुत ही बड़ा है तो काफ़ी सारे बच्चे को सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात जीआईटी सिस्टम, पेट और अत्यय से संबंधित जटिलता यानी कि क्या संभावना रहती है। ये प्रीमेच्योर बच्चों के जो स्टमक की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, साथ में इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स भी कम होते हैं। इसलिए बहुत सारे शिशु जो है पहले 7-8 दिन तक जो है मिल्क टॉयलेट नहीं कर पाते। काफ़ी कुछ शिशु जो 5 दिन 6 दिन और फिर 8 दिन के बाद में धीरे धीरे मिल्क टॉयलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है इसका तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस, इसे कहते हैं नेक भी करते हैं, इसका शॉर्ट जो फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि प्रीमेच्योर शिशु के जो इंटेस्टाइन होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, काफ़ी बार उसमें इन्फेक्शन हो जाने से जो है इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और नेक्रोज अर्थात इंटेस्टाइनल टिश्यू की डेथ हो जाती है। उसकी वजह से इंटेस्टाइन में छेद पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं परफोरेशन। उसकी वजह से क्या होता है जो इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल है वो लगातार जो है बाहर आता है, डॉल में जमा हो जाता है, साथ में बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। इसकी वजह से जो बच्चे में जो दिक्कतें आती हैं, पेट में सूजन आना, दर्द होना, लगातार हरा पानी आना या जो संडास से ब्लड आना, शरीर में जो सांस की तकलीफ होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नॉर्मली जो कंडीशन है दूसरे से चौथे हफ्ते के बीच में पैदा होती है। कुछ शिशु को काफ़ी बार शिशु को जो है ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ शिशु ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, काफ़ी बार ऑपरेशन करने के बाद में बहुत सारे शिशु ठीक नहीं हो पाते, उनकी डेथ हो जाती है और काफ़ी बार भविष्य में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन की संभावना बनी भी रहती है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो लीवर से संबंधित कॉम्प्लिकेशन है, इसे कहते हैं हम लोग ज्वाइंटिस। प्रीमेच्योर शिशु में जो है ज्वाइंटिस होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। ज्वाइंटिस क्या होता है, तो शरीर का जो आरबीसी है, रेड ब्लड से जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे पदार्थ निकलता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का येलो कलर का पिगमेंट है, जब वो बॉडी में ज़्यादा उसका लेवल होता है तो शरीर पीला दिखना चालू हो जाता है। नॉर्मली जो है चीरन हो गया, आंखें हो गया, छाती हो गया, पेट हो गया, सब पीला दिखना चालू हो जाता है। प्रीमेच्योर शिशु के लीवर और इंटेस्टाइन कमजोर हो जाने से उसमें जो है बिलिरुबिन क्लियर करने की क्षमता कम रहती है, उसकी वजह से उसमें जॉइंटिस ज़्यादा दिख पड़ता है। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में, ब्लड में, तो ये बिलिरुबिन जो है ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। इसी कहते हैं हम लोग बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, मेडिकल भाषा में कहते हैं कैंडिडियस। तो शिशु इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इनके मानसिक विकास में दिक्कतें आती है। काफ़ी सारे बच्चों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, बहरापन होने की संभावना बनी रहती है इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है लीवर से संबंधित है, शरीर में शुगर का कम होना। यह नॉर्मली जो है दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता है। जो शिशु का समय से पहले पैदा होता है लेकिन साथ में उनका वजन भी कम होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रीटर्म एलजीआर बच्चे। जिसमें क्या होता है लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर भी कम होता है और ग्लूकोज बनाने की क्षमता शरीर में नहीं रहती है, इसलिए काफ़ी बच्चों में शुगर कम हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे सुस्त हो जाएंगे, डल, फीडिंग नहीं ले पाएंगे, दूध नहीं पी पाएंगे, झटके आना चालू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक शुगर कम हो जाने से ब्रेन के अंदर के सेल डैमेज हो जाते हैं। इससे भविष्य में के मानसिक विकास में दिक्कतें आती है। बहुत सारे बच्चे जटिल बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं भविष्य में, इस बात का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ही मैच्योर रहता है। इससे ब्लड में इनके प्रीमेच्योर शिशु के ब्लड में एंटीबॉडी का लेवल कम होता है। यह क्यों कम होता है कि नॉर्मली मदर से जो बेबी में एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होती है वो 8वें 9वें महीने में ट्रांसफर होती है। शिशु समय से पहले पैदा हो जाता है तो एंटीबॉडी ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए शिशु के शरीर में जो एंटीबॉडी का लेवल कम होता है, इससे इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग सेप्टिसीमिया और ब्रेन में फैल जाता है उसे कहते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। काफ़ी सारे शिशु ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ट्रीटमेंट के बाद इलाज में उनका जान जाने का डर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग होना, इसे कहते हैं हम लोग इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इसमें क्या होता है ब्रेन के अंदर की जो नसें जो रहती है वो काफ़ी थीन रहती है, डेलिकेट रहती है, काफ़ी बार वो रप्चर हो जाती है। अगर छोटे मात्रा में ब्लीडिंग हुई है तो बच्चे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुई है तो काफ़ी बार ब्रेन के अंदर पानी जमा स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोकेफेलस। काफ़ी बार बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुई, सीवियर ब्लीडिंग हुई तो बच्चे की जान जाने का भी खतरा रहता है। काफ़ी बार कुछ बच्चे इलाज के बाद अगर ठीक भी हो जाते हैं तो भविष्य में उनके मानसिक विकास में दिक्कतें आती है, इस बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, आंखों से लेकर दिक्कतें। इसमें क्या होता है कि आँख के जो पीछे का जो पर्दा होता है उसका हम लोग रेटिना, यह लाइट सेंसिटिव टिश्यू है। इस रेटिना का जो पोर्शन होता है, नरिशमेंट होता है, उसके प्रति ब्लड वेसल्स से होता है। नॉर्मल जो रेटिना की ब्लड वेसल्स 16 हफ्ते से ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, वो सेंटर ऑफ ब्लड वेसल ग्रोथ होती है, पेरिफेरी में जाती है। अगर शिशु समय से पहले पैदा होता है तो ब्लड वेसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, या तो एक नॉर्मल ग्रोथ होगी या कम ग्रोथ होगी और काफ़ी बार ब्लड वेसल में ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है और रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि 21 डेज के बाद में बच्चे की आंखों की लगातार जांच की जाती है
कि उसकी जो है ब्लड वेसल डेवलपमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर ब्लड वेसल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती तो उसको लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है, काफ़ी बार इंजेक्शन दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कुछ बच्चे इलाज के बाद भी ब्लाइंडनेस होने की संभावना बनी रहती है। इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऐसे मैंने आपको जो भी मेजर कॉम्प्लिकेशन की जानकारी दी है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने जल्दी पैदा हुआ और क्या क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की गई। उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की गई है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।